नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार अंक में आपका स्वागत करता हूं। मैं उपस्थित हूं पुनः बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की विभिन्न धाराओं पर परिचर्चा के लिए। विगत अंकों में मैंने बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की उन धाराओं की चर्चा की थी जो अध्याय 1 और अध्याय 2 में समाविष्ट है। आज मैं अध्याय 3 में समाविष्ट धाराओं की चर्चा आपसे करूंगा। शुरुआत में धारा 13 से करता हूं। धारा 13 में प्रावधान है कि कोई भी सहकारी सोसाइटी अपने पंजीकृत नाम से बड़ी कॉरपोरेट अर्थात निगम निकाय के अधिकारों का प्रयोग करेगी और उसे संपत्ति अर्जित करने, कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेने, किसी पर मुकदमा करने या अपने पर हुए मुकदमा को डिफेंड करने का अधिकार होगा। इसके आगे धारा 13 क है। इसमें कहा गया है यह राज्य सरकार के द्वारा सहकारिता आंदोलन के उन्नयन की दिशा में कौन कदम उठाया जाएगा उसके प्रावधान करता है। इस संदर्भ में मैं धारा 13 क की उपधारा 1 की चर्चा करता हूं। इसमें कहा गया है कि राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित एवं उन्नयन करना और ऐसे कदम उठाना जिसकी आवश्यकता हो राज्य सरकार का दायित्व होगा। यह धारा 13 क की उपधारा 1 में वर्णित है। अब मैं धारा 13 क की उपधारा 2 में वर्णित है उसकी चर्चा करूंगा। इसमें कहा गया है कि उपधारा 1 के प्रावधानों के अधीन सहकारी समिति के प्रोत्साहन एवं उन्नयन हेतु राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो कई तरह के कदम उठा सकती है। शुरुआत में क से करता हूँ। क के रूप में इसकी चर्चा है। किसी सामान्य या निबंधित सहकारी समिति के किसी वर्ग के विकास के लिए राज्य सरकार चाहे तो उसके हिस्सा पूंजी में सीधे अंशदान कर सकती है। पुनः ख में कहा गया है किसी सहकारी समिति को हिस्सा पूंजी के निर्माण एवं संवर्धन में राज्य सरकार सहायता देगी। पुनः ग में कहा गया है सहकारी समिति को ऋण व अग्रिम दे सकेगी या सहकारी समिति द्वारा निर्गत डिवेंचर पर मूलधन के पुनर्भुगतान और सूद के भुगतान की गारंटी दे सकेगी या किसी सहकारी समिति को दिए गए ऋण या अग्रिम के मूलधन के पुनर्भुगतान और सूद के भुगतान की गारंटी दे सकेगी। मैं अब धारा 13 की ख की ओर आता हूँ जो नाम के संप्रदर्शन की चर्चा करता है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निबंधित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने रजिस्ट्रेट कार्यालय का नाम एवं पता अपने प्रत्येक कार्यालय में जहाँ उसका कारोबार हो रहा है और अपने प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन में या प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट में वह प्रयोग करेगी। अब मैं धारा 14 की ओर आता हूँ। एक महत्वपूर्ण धारा है जो प्रबंध समिति से संबंधित है। लेकिन धारा 14 की उपधारा 1 की शुरुआत यह होती है कि प्रत्येक निबंधित सोसाइटी का एक निबंधित पता होगा जिसमें परिवर्तन की स्थिति में 15 दिनों के अंदर वह निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार पटना या उनके प्राधिकृत प्राधिकारी, वित्तदायी बैंक और सहकारी परिसंघ को सूचित करेगा। 14 की धारा 1 में प्रावधान है। अब धारा 14 की उपधारा 2 में यह कहा गया है कि निबंधित सोसाइटी का प्रबंधन इस अधिनियम, नियमावली और उपविधियों के अंतर्गत गठित प्रबंध समिति में निहित होगा। धारा 14 की उपधारा 2 का प्रावधान है। फिर आगे इसमें कहा गया है कि प्रबंध समिति के पदधारकों की संख्या निर्धारित होगी और यह निर्धारित किया गया है शीर्ष या राज्य स्तरीय सहकारी समिति में अधिकतम 17, केंद्रीय सोसाइटी में अधिकतम 15, केंद्रीय सहकारी सोसाइटी में और प्राथमिक सहकारी सोसाइटी में अधिकतम 13। मतलब प्रबंध समिति की सदस्य संख्या का अधिकतम रूप में यह निर्धारण किया गया है। पुनः यह कहा गया है कि प्रत्येक सहकारी समिति के प्रबंध समिति में 2 स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 स्थान पिछड़े वर्ग के लिए और 2 स्थान अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगा। परंतु राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह समान अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसी समितियों अथवा समितियों के वर्ग जिनमें व्यक्तिगत सदस्य का प्रावधान नहीं है अथवा जिनमें उपयुक्त आरक्षण कोटि के सदस्य नहीं है, आरक्षण के इस प्रावधान को शिथिल कर सकती है। राज्य सरकार ने कई बार इसका प्रयोग भी किया है। जैसे मत्स्यजीवी सहकारी समिति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसी तरह जो PVCS समितियां हैं उसमें भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। फिर आगे प्रावधान किया गया है कि उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षित सीटों की संख्या का
कुल 50% से अधिक नहीं, 50% के आसपास, वो उससे अधिक नहीं होगा। जो भी आरक्षित सीटों की संख्या होगी और कुल जो आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होगी। पुनः आगे कहा गया है कि SC/ST वर्ग के लिए सुरक्षित सीट या पिछड़ा वर्ग के लिए जो सुरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है, या अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित सीट है, उसमें से 50% के सीट, 50% के आसपास की सीट या 50% सीट उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। पुनः कहा गया है कि SC/ST और अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या होगी वह न्यूनतम, मैं यहाँ सुधार करना चाहता हूँ कि पुनः कहा गया है कि SC/ST पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं की गए सीटों में से जो सामान्य कोटि की सीट बढ़ जाएंगी या अनारक्षित सीटें बढ़ जाएंगी, उसमें से 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और यह संख्या कम से कम 2 होगी। मतलब यह जो कैटेगरी से इतर आरक्षण की बात करता है कि जो 2 आरक्षण तो उसने कैटेगरी में दिया, SC/ST के लिए 2 पद दिया, EBC के लिए 2 पद दिया, OBC के लिए, फिर प्रावधान किया कि जो 2 पद है उसमें से 1-1 पद महिलाओं के लिए होगा। फिर इन आरक्षण कोटि से जो शेष पद बच गए, उनमें से सामान्य कोटि या अनारक्षित कोटि के प्रबंध समिति की जो पद बच गए, उसमें से महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित किया गया है, जो कम से कम जिसकी न्यूनतम संख्या 2 होगी। जैसे पैक्स के निर्वाचन में हम देख रहे हैं कि सामान्य कोटि के जो 5 पद हैं, उसमें से 2 पद प्रबंधकारिणी समिति के महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब फिर आगे यह चर्चा करता है कि इस प्रकार आरक्षित स्थान SC और ST के सदस्यों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा महिलाओं के द्वारा निर्वाचन अथवा संयोजन से भरे जाएंगे। यहाँ एक शब्द यूज किया है, निर्वाचन/संयोजन से भरे जाएंगे, और यह प्रावधान प्राथमिक सोसाइटी से लेकर शीर्ष सोसाइटी तक की सभी सोसाइटियों में लागू होगा। परंतु पुनः कहता है कि परंतु प्राथमिक सोसाइटी से शीर्ष सोसाइटी तक ऐसा आरक्षण इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई नियमावली द्वारा शासित होगा। तो धारा 14 की उपधारा 2 में आरक्षण से संबंधित प्रावधान की विस्तृत चर्चा की गई है, और साथ ही प्रबंध समिति की संख्या भी हर तरह की सोसाइटी के लिए निर्धारित किया गया है। अब धारा 14 की उपधारा 3 की मैं चर्चा करता हूँ। यह भी एक महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा में कहा गया है कि जब राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी निबंधित सोसाइटी में प्रबंध निदेशक, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इसी तरह के किसी पद पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा, तो मुख्य कार्यपालक होगा और प्रबंध समिति के सामान्य निर्देश और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। जो भी सरकारी पदाधिकारी होंगे, यदि किसी सरकारी सोसाइटी में वे प्रतिनियुक्त होते हैं, तो वे प्रबंध समिति के समान नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत कार्य करेंगे। और प्रबंध समिति के समान और निर्देशक और नियंत्रण के अंतर्गत मुख्य कार्यपालकों के क्या अधिकार है, कर्तव्य है, उनकी विस्तृत श्रृंखला चर्चा की गई है, और उसमें 1 से लेकर 9 तक उपबंध किए गए हैं, जो जिसकी यहाँ चर्चा जरूरी है। उसमें अधिकांश वित्तीय मामलों से संबंधित हैं या कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रित करने से संबंधित है। यह मैंने चर्चा कर दी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो प्रावधान है 14 की उपधारा 3 तक मैंने चर्चा कर दी। अब 14 की उपधारा 4 के अंतर्गत मैं आता हूँ। क्या प्रावधान है? यह कहता है कि निबंधित सोसाइटी की हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार द्वारा 30 लाख तक की राशि, यदि 30 लाख से अधिक की राशि अंशदान के रूप में दी गई है, तो सोसाइटी की प्रबंध समिति में राज्य सरकार को 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसकी ओर हमको देखना चाहिए। कहता है जो 14 उपधारा 4 का क कहता है कि यदि कोई ऐसी निबंधित सोसाइटी है जिसके हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक का अंशदान किया है, तो वैसी सोसाइटी की प्रबंध समिति में राज्य सरकार 3 सदस्यों को नामित, 3 व्यक्तियों को नामित कर सकेगी। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो चैप्टर 6D शामिल किया गया है 2008 में बिहार सहकारी सोसाइटी के अधिनियम में संशोधन करके, उसका जो प्रावधान है वह जो कहता है कि 44 क भ का एक कहता है कि प्रबंध समिति है जो SCB का और DCCB का, उसमें राज्य सरकार का मात्र 1 सदस्य ही नामित होगा। तो और चैप्टर 6D का ओवरराइडिंग फैक्ट है, इसलिए अन्य सहकारी समितियों में भले 3 सदस्य नामित कर सके सरकार, राज्य सरकार 30 लाख रुपया पूंजी, हिस्सा पूंजी से अधिक होने पर, लेकिन यह
जो अल्पकालीन सहकारी संरचना के अंग हैं, जो जिला केंद्रीय सहकारी समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक, उसकी प्रबंध समिति में राज्य सरकार मात्र एक सदस्य को ही नामित कर सकेगी। एक ही सदस्य को नामित करने का अधिकार है और यह ओवरराइडिंग इफेक्ट है, इसलिए लागू है। इसी तरह पैक्स में राज्य सरकार का कोई भी नामित प्रतिनिधि नहीं होगा। इसी के प्रावधान 44 क भ के उप प्रावधान 2 में इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि पैक्स में राज्य सरकार का कोई भी नामित प्रतिनिधि नहीं होगा। तो ठीक है, राज्य सरकार को जहाँ 30 लाख रुपए से अधिक हिस्सा पूंजी है वहाँ राज्य सरकार को अधिकार है 30 लाख रुपए से अधिक लगा हुआ हिस्सा पूंजी में वह 3 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकती है। लेकिन जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंग हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सरकारी बैंक, वहाँ मात्र वह एक सदस्य नामित करेगी और पैक्स में उसे किसी तरह के भी कोई भी सदस्य नामित करने का अधिकार नहीं है। इसको हमको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। और फिर आगे प्रावधान किया गया है कि मनोनीत सदस्यों में से 2 सदस्य कम से कम ऐसे होंगे जो सरकारी सेवा से संबंधित होंगे और वे तीसरा सदस्य होगा जो सोसाइटी के क्रियाकलापों से संबंधित सहकारी या वित्तीय संस्थान का पदाधिकारी होगा। तो नॉमिनेशन का जो प्रोविज़न किया गया है 3 सदस्यों का, उसमें 2 सदस्य होंगे जो सरकारी पदाधिकारी होंगे और तीसरा सदस्य होगा जो सोसाइटी के क्रियाकलापों से संबंधित वित्तीय संस्थान का प्रतिनिधि होगा या उसका पदाधिकारी होगा। फिर आगे कहता है कि ऐसे जो मनोनीत सदस्य होंगे उसको प्रबंध समिति की किसी बैठक अथवा शेयर धारकों की समान बैठक में भाग लेने का अधिकार है। और प्रबंध समिति की बैठक में तो उन्हें मत देने का भी अधिकार दिया गया है, परंतु शेयर धारकों की बैठक में मत नहीं दे सकेंगे। मतलब कि राज्य सरकार को जो सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है उस मनोनीत सदस्यों को प्रबंध समिति की बैठक और शेयर धारकों की बैठक में भाग लेने का अधिकार है। प्रबंध समिति की बैठक में मत दे सकेंगे, परंतु शेयर धारकों की सभा में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। यह मैंने धारा 14 की उपधारा 4 के क में वर्णित तथ्यों का उल्लेख किया। अब मैं 4 ख में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करता हूँ जो धारा 14 की उपधारा 4 में है, 4 के ख में है। वह कहता है कि प्रबंध समिति में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त अथवा समिति के उद्देश्यों और कार्यकलापों के अनुरूप दूसरे क्षेत्रों के विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य के रूप में समिति द्वारा संयोजित किया जा सकता है। मैंने ऊपर के पहले प्रावधान की चर्चा की, वहाँ राज्य सरकार को अधिकार है कि वह कर सकेगी, और यहाँ दे रहा है प्रबंध समिति को अधिकार दे रहा है कि प्रबंध समिति में वह बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त और समिति के कार्यकलाप से के अनुरूप क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों को वह संयोजित कर सकती हैं, नामित कर सकती है। परंतु इस प्रकार के संयोजित सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक बंधन लगा दिया है कि इस प्रकार के संयोजित सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी और यह जो प्रबंध समिति की विनिर्दिष्ट संख्या है उसके अतिरिक्त होगी। जो निर्धारित संख्या है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो शीर्ष या राज्य स्तरीय सहकारी समिति के लिए 17 है, केंद्रीय समिति के लिए 15 है और प्राथमिक समिति के लिए 13 है, उस संख्या में ही जो 2 सदस्य जो संयोजित किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे प्रबंध समिति द्वारा, वे उस सदस्य संख्या में काउंट नहीं किए जाएंगे जो अधिकतम सदस्य संख्या के अलावे होंगे। पुनः प्रावधान करता है कि परंतु ऐसे संयोजित सदस्यों को किसी सहकारी समिति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये सहयोगी सदस्य किसी भी सहकारी समिति के निर्वाचन में मत देने के अधिकारी नहीं होंगे और न ही इन्हें बोर्ड के पदाधिकारी हो सकते हैं। परंतु सहकारी समिति के जो फंक्शनल डायरेक्टर हैं वे भी बोर्ड के सदस्य होंगे और धारा 2 के में विनिर्दिष्ट सदस्यों की कुल संख्या की गणना के पश्चात इनको वर्जित किया गया है। इनको भी कुल संख्या से अलग रखा गया है कि उनको भी यह कुल निर्धारित संख्या से अतिरिक्त होंगे। 14.5 में है कि कुछ त्यागपत्र की चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। 14.6 को विलोपित कर दिया गया है। 14.7 यह कहता है कि जो भी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होंगे वे राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य सरकार जब चाहेगी उनको हटा सकती है, उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। अब फिर 14.8 को विलोपित कर दिया गया है। और फिर मैं 14.9 की ओर आता हूँ। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है 14.9। यह कहता है कि प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की अवधि से 5 साल का होगा। निर्वाचन प्रायः प्रश्न उठता है कि आखिर इनका क्या कार्यकाल है, तो निर्वाचन की अवधि से 5 साल होगा। और एक प्रोविज़न और है कि
और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड के पदावधि की सविस्तारी होगी। हो सकता है कि जो पदाधिकारी चुने जाएं, जहाँ प्रतिनिधि की खास व्यवस्था है, प्रतिनिधि के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, लेकिन बोर्ड का कार्यकाल बचा हुआ हो, तो उनकी अवधि का सविस्तार हो जाएगा। एक बार मैं फिर अब चर्चा करता हूँ इस प्रोविज़न की। प्रोविज़न बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि प्रबंधन समिति के निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्षों की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड के पदावधि की सविस्तारी होगी। इसको समझने की जरूरत है। पुनः आगे प्रावधान है कि प्रबंधन समिति आकस्मिक रिक्ति को उसी की वर्ग के सदस्यों से मनोनयन के द्वारा भर सकेगा यदि प्रबंधन समिति का मूल कार्यकाल 2.5 वर्षों से अधिक बीत गया हो। यदि किसी का 2021 में चुनाव हुआ किसी सरकारी समिति में, वहाँ किसी वर्ग में रिक्ति हो गई किसी कारण से, तो उस रिक्ति को वह मनोनयन के द्वारा भर सकेगा। 2021 में चुनाव हुआ, 2.5 महीना वर्ष के बाद यदि रिक्ति होती है तो मनोनयन के द्वारा भर सकेगा। लेकिन यदि प्रबंधन समिति की मूल अवधि में आधे से कम कार्यकाल उसका बचा हुआ हो तो वह वहाँ निर्वाचन के द्वारा भरा जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है। अब मनोनयन के संबंध में मैं एक चर्चा करूँगा कि गया या संयोजन की चर्चा करूँ तो गया बैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला आया था कि गया बैंक में हुआ था कि एक कार्यकारिणी के सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया और उनके जगह पर किसी अन्य को, उसी वर्ग के किसी अन्य को नामित कर लिया गया, मनोनीत कर लिया गया, कॉप्ट कर लिया गया। अब पुनः उस पैक्स के गुरुआ पैक्स का मामला है। फिर उस पैक्स के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया और अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया तो उस पैक्स के अध्यक्ष उन्हीं जो कार्यकारिणी में नामित किए गए थे उन्हीं को उस पैक्स का अध्यक्ष बना दिया गया। और जब गया केंद्रीय सरकारी बैंक का निर्वाचन हुआ तो उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल था। इस पर काफ़ी विवाद हुआ। अंत में निर्वाचन भी संपन्न हो गया और अंत में रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट ने कहा कि आप सेटल कीजिए और रजिस्ट्रार ने कहा कि जो मनोनीत व्यक्ति हैं वो किसी भी संस्था के अध्यक्ष हो सकते हैं। खैर इस पर बहुत मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया क्योंकि मैं अभी प्रावधानों का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। अब मैं एक चीज़ और, एक प्रावधान और बताता हूँ जो 14(10) का है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। 14(10) कहता है कि राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी या ऋण अथवा वित्तीय सहायता अथवा किसी की प्रकार की गारंटी से संबंधित सहकारी समिति का निर्वाचन यदि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा 5 वर्षों के अंदर नहीं कराया जाएगा तो वह समिति स्वतः अधिक्रमित हो जाएगी और निबंधक वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति करेगा जिसका दायित्व होगा कि वह 6 महीना के अंदर चुनाव संपन्न कराने। यह पूर्णतः अंतिम व्यवस्था होगी और प्रशासक की जिम्मेवारी होगी कि वह बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को चुनाव संचालन में मदद करे। परंतु यह ऐसे सहकारी समिति के लिए भी लागू होता है जहाँ राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी है या राज्य सरकार ने ऋण दिया है या कोई वित्तीय सहायता दी है या उसके द्वारा ली गई किसी ऋण की गारंटी दी गई है। और यदि ऐसी कोई समिति है, सहकारी समिति है जिसमें न राज्य सरकार की कोई हिस्सा पूंजी भी नहीं है, न कोई ऋण दिया है, न किसी ऋण की कोई वित्तीय सहायता दिया है, न कोई गारंटी दी है, तो वहाँ है कि तदर्थ बोर्ड का गठन होगा। कार्यावधि समाप्त होने के बाद वहाँ प्रशासक की नियुक्ति नहीं होगी, तदर्थ बोर्ड का गठन होगा और तदर्थ बोर्ड में बहिर्गामी बोर्ड के कोई भी सदस्य नहीं होगा और इसकी जिम्मेवारी होगी कि वह 6 माह के अंदर नई प्रबंधन समिति के निर्वाचन हेतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से संपर्क करें और निर्वाचन कार्य को संचालित करें। यह इसकी तदर्थ बोर्ड की जिम्मेवारी होगी। अब मैंने 14(11) की मैं चर्चा कर देता हूँ। 14(11) में प्रावधान है कि प्रत्येक निबंधित सोसाइटी अपने निबंधित पते पर अपने जो इस एक्ट अधिनियम की प्रति, अपने बाईलॉज की प्रति, नियमावली की प्रति और विधियों की प्रति सुरक्षित रखेगी और किसी को भी वो निःशुल्क अवलोकन का मौका देगी। यह धारा 14(11) का यह प्रावधान है जिसको भी समझने की ज़रूरत है कि वह अपने विधि के प्रति, अधिनियम के प्रति और सदस्यों की पंजी और इसे रखेगी और किसी को भी निःशुल्क अवलोकन का मौका देंगी। इसी तरह मैं अब 14 की मैंने चर्चा कर दी। अब 14(क) की मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। 14(क) में है कि किसी भी सरकारी सोसाइटी का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। इसकी बार हम लोगों ने चर्चा की है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के द्वारा जो गठित हुआ है। और दूसरा यह कहता है कि एक महत्वपूर्ण अधिनियम मैं चर्चा करूँगा। 14(6) की मैं चर्चा करता हूँ। 14(क) के बाद एक के बाद मैं सीधे 14(6) पर आता हूँ। 14(6) कहता है कि जिन समितियों निबंधित सोसाइटी के
समितियों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जा रहा है। आजकल ये तो स्पष्ट है कि सभी सरकारी समितियों के निर्वाचन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को दी गई है। तो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराए गए किसी भी निर्वाचन को, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 90 दिनों के अंदर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 48 के अंतर्गत निबंधक में के एक समक्ष अथवा निबंधक के सहायता व्यक्तियों के समक्ष चुनौती दी जा सकेगी। यह एक महत्वपूर्ण धारा है। इस सेक्शन 48 के तहत जो भी निर्वाचन हुए हैं उनको चुनौती देने का प्रावधान करता है। लेकिन आजकल जो ये प्रावधान है या निबंधक के सहायता व्यक्तियों अधिकारी को या नहीं, बल्कि धारा 48 का केस सीधे निबंधक के कार्यालय में दायर होता है, निबंधक के न्यायालय में, और निबंधक उसको आमंत्रित करते हैं। तो मैंने आज धारा 14 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की आपसे चर्चा की है, जो पवन समिति से संबंधित है या कुछ अन्य है। मैं अगले अंक में धारा 15 और अन्य धाराओं की चर्चा आपसे करूंगा जो अध्याय 3 से संबंधित है। तब मैं आपसे विदा लेता हूं इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।